हेलो गाइस, एसएससी सीजीएल के लिए हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं सेट नंबर 1 पे। एग्जाम काफ़ी करीब आ रहा है, तो हम लोग सेट 1 में बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? 14 राइट टू इक्वालिटी, ये भी इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन इक्वालिटी में सब कैटेगरी है तो उसमें, तो ये आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, ये देखिए, आर्टिकल 17 जो है फंडामेंटल राइट है एक, और किसी भी फॉर्म में, चाहे प्राइवेट इंसान करे, मतलब चाहे गवर्नमेंट बॉडी करे, चाहे प्राइवेट बॉडी करे, अगर अनटचेबिलिटी कोई करता है तो दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कुछ फंडामेंटल राइट्स जो है सिर्फ स्टेट के खिलाफ यूज होते हैं, कुछ प्राइवेट के खिलाफ यूज होते हैं, लेकिन ये जो है ये दोनों के खिलाफ है, तो बोथ। ठीक है, और ये एब्सोल्यूट है, ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है। इसीलिए शायद SC ST कानून भी लाया गया था 1989 में, जो कि बहुत स्ट्रिंजेंट कानून है, काफ़ी खतरनाक कानून है। क्वेश्चन नंबर 2, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत DPSP में किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको, तो आयरलैंड से हमने लिया, और आयरलैंड ने उधार किससे लिया था, बोरो किया था, स्पेन से किया था। तो हमने जो लिया है, हमने आयरलैंड से उधार लिया, तो आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये DPS में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज है, ये एक तरीके के निर्देश है कि हमारी सरकार क्या क्या कदम उठाएगी हमारे लोगों के लिए। ठीक है, और ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ये दे रखे हैं, जिसको हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज की गई हैं संविधान में हमारे, तो वो किस संविधान, किस पार्ट में लिख रखा है? तो 8th शेड्यूल में ये लिख रखा है। अभी 10th शेड्यूल किसके लिए करता है? 10th शेड्यूल करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP और MLA की, जो विधायक सांसद हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, कि मान लो आपने एक समाज, आपने बीजेपी से मान लो चुनाव लड़ा और आपने जीतने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ठीक है, 9th शेड्यूल क्या करता है कि अगर कोई सरकार, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाते थे, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है। अभी जुडिशियल रिव्यू उस चीज़ पे होगा, आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से उसको चैलेंज किया जा सकता है। 7th शेड्यूल क्या कहता है कि सेंटर और स्टेट दोनों की पावर्स की लिस्ट है, कि इन इन सब्जेक्ट्स में सेंटर काम कर सकता है और इन इन चीज़ों में स्टेट काम कर सकता है। जैसे आर्मी, रेलवे, ऐसी जो चीज़ें हैं, फॉरेन अफेयर्स, ये किसके अंदर है? सेंट्रल के अंदर है। वही पुलिस और जो स्मॉल स्मॉल काम है वो स्टेट के अंदर है। ठीक है, अभी 8th शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में दे रखी हैं। पहले 14 थी, ये आपको याद नहीं रखना है। ओरिजिनली जो थी जब संविधान बना था, तो उसमें बाद में 8 लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं, तो अभी कितनी? 22 लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स से कहा जाता है। अगर आपका आर्टिकल 12 से 35 तक, अगर कोई आर्टिकल आपका जो है, जो कोई आर्टिकल अगर आपका वायलेट होता है, तो आप कहाँ जाएंगे? कि वो, उसकी जिम्मेदारी है, मस्ट जिम्मेदारी है कि वो आपका इस राइट को प्रोटेक्ट करे, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को देखे। इवन मैं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट का मेन पर्पस ही है, अगर प्राइमरी पर्पस ही है कि लोगों के, पीपल्स फंडामेंटल राइट्स को वो जो है प्रोटेक्ट करे, बाकी सारे काम सेकेंडरी आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल कहा था। ठीक है,
ये याद करने का तरीका है कि पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक, 5 से 6 तक क्या सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स 12 से 35 तक, फिर 36 से 51 डिस्कस कर चुका हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि पार्ट 4 ए में है, ये 51 ए आर्टिकल ये है। ये 51 ए का मतलब क्या है कि अमेंडमेंट करके ऐड किया गया है ये, ठीक है। मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए? 35 साल। आर्टिकल 58 साफ साफ कहता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी है कि मस्ट बी, जरूरी है कि वो 35 साल से कम ना हो, ठीक है। और सेम एज जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी है, गवर्नर के लिए भी है। मतलब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर किसी स्टेट का है, राज्यपाल, तो इन तीनों के लिए 35 साल की उम्र दे रखी है। आप राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या गवर्नर हो, राज्यपाल हो, तो आपके एज जो है वो 35 साल है। ये किस आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 58 में दे रखा है, ठीक। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मिनी, लघु संविधान, लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42nd अमेंडमेंट को कहते हैं। ये 1976 में ऐड किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान, आपको पता है कि इमरजेंसी लगी थी, तो उसके दौरान 42nd अमेंडमेंट एक्ट ये ऐड किया गया था। और प्रियम्बल में 3 चीज़ें बदली थी, ये अभी आप याद रखें। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। सो से आप ऐसे याद रख सकते हो, SIS, सिस, सिस्टर वाला सिस, इसमें सोशलिस्ट सेकुलर है। ज्वाइंट सिटिंग राज्यसभा और लोकसभा, अगर मान लो 543 मेंबर इसमें है और 245 इसमें है। अब मान लो सरकार बिल एक पास करना चाहती है लेकिन उसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो क्या करेगा? मतलब राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है तो राज्यसभा में वो बिल डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान प्रेसिडेंट साहब करते हैं, जिसमें राज्यसभा और प्लस लोकसभा दोनों के मेंबर्स, मतलब 788 मेंबर्स मैक्सिमम हो सकते हैं यहाँ पे, जो बैठ सकते हैं वहाँ पे, और वो आ जाएंगे। तो 788 में 395 मेंबर्स अगर मिल गए, उन्होंने वोट कर दिया, तो वो बिल पास हो जाएगा। इसीलिए ज्वाइंट सेटिंग का प्रावधान होता है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये 300 जो 788 मेंबर्स जो बैठेंगे वहाँ पे एक हाउस में, बड़े हाउस में, लोकसभा में ही होता है लगभग, तो दोनों जहाँ पे राज्यसभा के सांसद और लोकसभा के सांसद बैठते हैं, तो उसको कौन जो प्रिसाइड करता है? बहुत लोगों के मन में होता है कि चेयरमैन बैठते हैं राज्यसभा के, जी नहीं, वहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बैठते हैं। आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत ये बात प्रावधान में लिखी हुई है, ठीक है। अगर वो स्पीकर एब्सेंस है तो डिप्टी स्पीकर बैठते हैं, चेयरमैन नहीं बैठते हैं, चेयरमैन राज्यसभा के जो है वो नहीं बैठते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव कर दिया गया है फंडामेंटल राइट से, तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत किया गया था? तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ इस समय लोकसभा की इतनी है कि 505, मतलब अभी उसमें सीट्स हैं, जो लोकसभा में जो सीट्स हैं वो 550 लोगों की है। इस तरीके से समझ सकते हो आप कि इससे ज़्यादा सांसद हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम लिमिट है। और राज्यसभा में 250, हालांकि अभी 240 बदलते रहते हैं, अभी 245 है, और यहाँ पर जो है 543 है, ठीक है। इसका टर्म, लोकसभा का टर्म, जो लोकसभा के जो सांसद जी होते हैं, जैसे मोदी जी सांसद हैं बनारस के, तो 5 साल के लिए हैं। और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनका 6 साल का टर्म होता है, 6 साल के लिए सांसद वो होते हैं।
इसकी मिनिमम एज है 25 साल और इनकी है 30 साल। इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है, इनका वाइस प्रेसिडेंट होता है जो एक्स ऑफिसियो, मतलब उपराष्ट्रपति होने पर ही उनको राज्यसभा का चेयरमैन बना दिया जाता है, ठीक है, चेयरपर्सन। ठीक है। आर्टिकल 31 को मूव कर दिया गया था राइट टू प्रॉपर्टी 300A में। तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 129 के तहत कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कि जो भी जजमेंट पास हुए हैं वहाँ पे, जो कुछ भी जजेस ने कहा है ऑफिशियल के तौर पे, वो सब कुछ एक रिपोजिटरी होती है, मतलब एक तरीके से वहाँ सब कुछ सारे डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं, चाहे PDF के फॉर्म में, चाहे लेक्चर के फॉर्म में, सब कुछ भी। और भविष्य में जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें कह सकते हैं। जैसे मान लो आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि जो है मिनिमम एज मैरिज की, मान लो अगर कोर्ट ये कह दे कि 20 साल है, सपोज करो, और कल अगर मान लो मैं 20 साल की उम्र में शादी कर लूँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कहा कि नहीं, किसी दूसरे जजमेंट में कह दिया कि 22 साल, तो इसके तहत तो मेरी शादी बेकार जाएगी, क्योंकि मैंने 20 साल पे शादी की थी। तो अब मैं वो जजमेंट जो पास किया गया था पहले 20 साल वाला, जब सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था कि 20 साल में शादी कर सकते हो, तो मैं उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकता हूँ कि देखिए सर, पहले आपने ऐसा कहा था, अब आप ऐसा कह रहे हैं। तो यही है था कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के इनके तहत हम कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट खुद ऐसे करता है, सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट्स को रिव्यू करता रहता है, ठीक है। जैसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं थी, लेकिन बाद में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा गया। पहले कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो केशवानंद भारती केस में कहा गया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन बाद में मिनोरा मिल केस में कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है। तो दो में अंतर आ गया थोड़ा सा, ठीक है, कि एविडेंस के तौर पे ये माने जाते हैं, और किसी भी कोर्ट में इसको हम जो है क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा क्यों कह दिया। कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, स्पीकर द्वारा नहीं की जाएगी, तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 148 के तहत ये किया जाता है। और कैग क्या होता है? गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, कि जो भी सरकार खर्चा करती है उसका देख रेख करना, ऑडिट करना कि सरकार ऐसा नहीं बेफजूल खर्च कर रही है, कि पता लगा पाकिस्तान को हजारों करोड़ रुपए दान में दे रही, तो ऐसा ना हो। अच्छा, इसका टेन्योर 6 साल होता है, 6 साल के लिए राज्यसभा सांसद के बराबर होता है, और 65 साल की उम्र तक ही आप जॉब कर सकते हो। विच एवर इज अर्लियर, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो 62 साल की उम्र में आप कैग बन गए, तो अब सिर्फ आप 3 साल तक ही सर्व करोगे, बिकॉज आपकी एज जो है वो 65 साल तब हो जाएगी। अब मान लो अभी आप की उम्र 55 साल है और आप कैग बन गए, तो क्या आप 65 साल तक सर्व करोगे? फिर तो 10 साल आपके हो जाएंगे। नहीं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 61 साल तक जॉब की जाएगी, बिकॉज 6 साल इसकी करियर है। तो विच एवर इज अर्लियर मतलब जो पहले हो चुका है। तो हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लो लोअर कोर्ट अगर हाई कोर्ट को का ऑर्डर पास किया जाता है, कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने कॉस कर दिया, तो ये क्या है? ये सर्शियोररी है। कोर्ट, जब एक कोर्ट हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, तो सर्शियोरी में भी सी है। तो ऐसे याद रखो आप लोग, ठीक है। हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट, ठीक, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट का जब ऑर्डर पास करता है, कि मान लो लोअर कोर्ट ने कोई ऑर्डर ऑर्डर पास किया, तो उसको जब निरस्त किया गया, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे सर्शियोरिटी बोलते हैं, सर्शियोरिटी
ररी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के पहले कौन थे? तो एच जे कानिया थे। एच जे कानिया 1950 से 51 तक थे। ये इतना याद मत रखो आप, बस इतना याद रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था? तो 44th, 43rd, 73rd, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जो 1992 में पास किया गया था, ये रूरल के लिए था। और 1993 में क्या किया गया था? 74th, 73rd के तहत पंचायती राज को और इसमें म्यूनिसिपैलिटीज को। ठीक है, पंचायती राज फर्स्ट कौन सा स्टेट था, कौन राज्य था जिसने अडॉप्ट किया था? तो राजस्थान था। नागौर डिस्ट्रिक्ट था, उसने अडॉप्ट किया था। नागौर डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट, जिला, जनपद। और आंध्र प्रदेश सेकंड था। आंध्र प्रदेश सेकंड था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि प्रियम्बल को कितनी बार अमेंड किया गया है? केवल एक बार, वो भी कब? 1976 में। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको अमेंड किया गया केवल एक बार। ठीक है, जब क्या सिस ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। 3 tier पंचायती राज सिस्टम रिकमेंड किसने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने। ये तो दिख रहा है आपको, 1957। ठीक, क्या था कि ग्राम पंचायत, सबसे नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, पंचायत समिति, और फिर क्या है? जिला पंचायत, जिला पंचायत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल के तहत डिक्लेयर करते हैं? तो 3 तरीके की इमरजेंसी होती हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो यहाँ पे होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये होता है नेशनल इमरजेंसी, और ये होता है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन है करेक्ट। एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? तो 52nd अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट के, कि मान लो एक बीजेपी का विधायक है और उसने टिकट बीजेपी का लिया और चुनाव जीत गया, मोदी जी का और योगी जी का चेहरा देख करके ऐड लोगों ने वोट दिया, लेकिन अब उसने पलटी मार कहा कि नहीं मैं तो कांग्रेस ज्वाइन कर लूँगा, तो उसका क्या करोगे? क्योंकि उसको जो वोट मिला है वो तो बीजेपी के दम पे मिला है ना, उसकी खुद की वैल्यू चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन अब वो चुनाव जीत गया है, तो उसको अब डिसक्वालीफाई, उसको फेल करने के लिए दिया गया था कि ऐसे लोगों को आप इसकी विधायकी या सांसदी इसकी कट कर दो। रद्द करने के लिए 1985 में ये 52nd अमेंडमेंट के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा ये एक्ट पास करवाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करवाया गया था ये 90। और बाद में इसको और मजबूत किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट को, 91st CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत इसको और मजबूत किया गया। पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन, TN सेशन, TN सेशन। TN सेशन जो दोस्तों थे, ये पहले नहीं थे, फर्स्ट नहीं थे ये, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल थे, इम्पैक्टफुल थे, ये इम्पैक्टफुल थे। सुकुमार सेन ये पहले थे,
ये इतने खतरनाक थे कि मतलब ये सरकार से डरते भी नहीं थे। इन्होंने कहा था कि मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हूँ, मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हूँ, मतलब मैं सरकार के नहीं हूँ, मैं इंडिया का इलेक्शन कमिश्नर हूँ। तो इतने मुखर थे। 1950 से 1958 तक ये इलेक्शन कमिश्नर इंडिया रहे थे। वी एस रामा देवी, ये पहली वुमेन थी, ये आपको याद रखना है। बी एस रामा देवी, ये फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर इंडिया रही हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। कौन सा एक्ट पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की पावर देता है? आर्टिकल 368 ये पावर देता है। पार्ट 20 में केवल यही एक आर्टिकल है ये पावर देता है। बस बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच ना करें। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने टच कर दिया, वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट आपको बताएगा। मत बेसिकली है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको आप टच ना करें। बाकी आप छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं, बड़े बदलाव भी कर सकते हैं समय आने आने पर, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर मत बदल गए। तो थैंक यू वेरी मच। 20 क्वेश्चन आज हो गए एसएससी के लिए। हम नया सेट फिर लाएंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, तैयारी करते रहिए, अपनी एग्ज़ाम आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।